Okay, so first of all, let us see what is lock and key mechanism. ठीक है, देखो एंजाइम्स हमने पढ़ा था. एंजाइम्स आर बायोकैटलिस्ट. दैट मीन्स दे catalyze biological reaction. So they are biochemical catalysts present in our body, right? तो ये बायोकेमिकल कैटलिस्ट जो होते हैं इनको रिएक्टेंट को प्रोडक्ट बनाना है. दैट मीन्स अगर हमारे पास रिएक्टेंट है और उसको प्रोडक्ट बनाना है तो उसको जल्दी और अच्छा जल्दी कवर करने में, जल्दी काम करने के लिए वी वुड रिक्वायर एंजाइम. ठीक है, अब रिएक्टेंट टू प्रोडक्ट बनाने के लिए एंजाइम की जरूरत है. और एंजाइम्स जो होते हैं, अब एक चीज तुम ये याद रखना, बायोलॉजी में हम रिएक्टेंट नाम बोलकर, जो बॉडी के रिएक्टेंट होते हैं उनको हम नाम देते हैं सबस्ट्रेट. तो सबस्ट्रेट इज अनदर नेम फॉर रिएक्टेंट ओनली. ठीक है, अब हमें देखना है एक रिएक्टेंट को वो प्रोडक्ट कैसे बना देते हैं और क्यों एंजाइम्स आर सो स्पेसिफिक. So I want you to read these 3 points. ये 3 points को read करो. So पहली चीज जो ये पॉइंट्स कह रहे हैं, फर्स्ट थिंग इज that there are a number of cavities present on the surface of colloidal particles of enzymes. तो एंजाइम्स के सरफेस पे कुछ कैविटीज प्रेजेंट होती हैं. फर्स्ट टर्म इज कैविटीज. और ये कैविटीज की कुछ करेक्टरिस्टिक शेप होती है और ये कुछ एक्टिव फंक्शनल ग्रुप्स को पोजेस करता है, लाइक NH2COH and OH. So what we are saying here is कि एक एंजाइम के पास कुछ कैविटीज होती हैं. तो जस्ट लाइक आवर की, हमारी की के पास भी कुछ कैविटीज होती हैं. ठीक है, उसी तरीके से हमारी एंजाइम में भी कैविटीज होती हैं. अब ये जो कैविटीज होती हैं, दीज आर कैविटीज ऑफ एंजाइम. और ये जो कैविटीज होती हैं, ये कैविटीज किन चीजों से बनी होती हैं? इन कैविटीज बने होते हैं फंक्शनल ग्रुप से. तो इनके बाहर कुछ फंक्शनल ग्रुप्स आ रहे होते हैं, जैसे OH, SH, NH2, ऐसे कुछ फंक्शनल ग्रुप इनकी कैविटीज को बनाते हैं. अब ये जो कैविटीज बनी है, इन कैविटीज ये करेक्टरिस्टिक होती हैं. करेक्टरिस्टिक मतलब हर एक एंजाइम की अपनी कैविटीज है. जैसे हर एक चाबी की अपनी शेप होता है, स्ट्रक्चर होता है, वैसे ही हर एक एंजाइम का भी अपना एक कैरेक्टरिस्टिक कैविटी होती है. ठीक है, अब इन कैविटीज में हमारा जो एंजाइम है, ठीक है, हमारा एंजाइम के पास इसी से मिलती जुलती कैविटीज प्रेजेंट होती हैं. मतलब हमारा जो रिएक्टेंट है, रिएक्टेंट को हम क्या बोलने वाले थे? सबस्ट्रेट. तो आवर सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल also has similar structural similarities such that our substrate can fit in these cavities. इन cavities में हमारा substrate fix हो सके. तो enzymes के पास कुछ साइट्स हैं
और सबस्ट्रेट के पास उसकी उल्टी साइड से उसके जैसी अलग साइड से। एंड देन जब ये दोनों ज्वाइन हो जाते हैं, ठीक है, तो जब ये दोनों ज्वाइन हो जाते हैं तो दे फॉर्म अ कॉम्प्लेक्स, ठीक है। तो ये दोनों मिलके क्या बना देते हैं, एक कॉम्प्लेक्स बना देते हैं। ठीक है, और इस कॉम्प्लेक्स को हम क्या बोलते हैं, एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स। ठीक है, अभी जो एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स है ये नेक्स्ट स्टेप में टूट जाता है। तो दिस एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स विल ब्रेक इन नेक्स्ट स्टेप, और ये नेक्स्ट स्टेप में ब्रेक होकर हमारी जो एंजाइम है वो एज इट इज बाहर आ जाता है, वैसे ही जैसा गया था। बट जो सबस्ट्रेट है इट गेट्स कन्वर्टेड इनटू अ डिफरेंट प्रोडक्ट। तो देखो ये दो स्टेप है मैकेनिज्म ऑफ एंजाइम एक्शन में। एक स्टेप वन लॉक इन की मैकेनिज्म में, स्टेप वन ये है, और ये स्टेप टू है। स्टेप वन में एंजाइम और सबस्ट्रेट मिलकर एक कॉम्प्लेक्स बनाते हैं, और फाइनली एंजाइम और सबस्ट्रेट का जो कॉम्प्लेक्स है इट ब्रेक्स टू गिव एंजाइम एंड प्रोडक्ट्स आर रिलीज्ड। ठीक है, तो तो ये चीज हमें याद रखनी है कि फर्स्ट ऑफ ऑल जो एंजाइम के ऊपर जो साइट्स है उनका नाम भी होता है, एंड दीज साइट्स आर कॉल्ड एक्टिव सेंटर्स। एक्टिव सेंटर्स कहलाते हैं एंजाइम के, ठीक है। और ये जो एक्टिव साइट्स होती हैं ये एक्टिव साइट्स की कॉम्प्लीमेंट्री, एक्टिव सेंटर्स की कॉम्प्लीमेंट्री जो शेप्स होती हैं दैट आर एक्टिव साइट्स। तो एक्टिव सेंटर किस पे पाए जाते हैं, एंजाइम पे। एक्टिव सेंटर्स आर फाउंड ऑन सरफेस ऑफ एंजाइम एंड एक्टिव साइट्स हैव कॉम्प्लीमेंट्री शेप। वो एक्टिव साइट प्रेजेंट होती है सबस्ट्रेट पे, ठीक है। एक्टिव साइट्स आर प्रेजेंट ऑन सबस्ट्रेट, ठीक है। सो ये दो स्टेप हैं, और इससे पता क्या चलता है, इससे पता ये चलता है कि देखो हर एक सबस्ट्रेट का अपना एक एंजाइम होगा। एवरी सबस्ट्रेट हैज इट्स ओन एंजाइम, ठीक है। क्यों, जैसे हर एक ताले की अपनी एक चाबी होती है, इसीलिए हर एक एंजाइम किसी भी सबस्ट्रेट पर काम नहीं करेगा। तो दिस मैकेनिज्म एक्सप्लेन्स कि व्हाई हमारे एंजाइम स्पेसिफिक होते हैं, कि माल्टोज पे एक्ट करने वाला माल्टेज होगा, लैक्टोज पे एक्ट करने वाला लैक्टेज ही होगा, यूरिया पे एक्ट करने वाला यूरिएज होगा। और क्यों यूरिएज माल्टेज पे एक्ट नहीं करेगा, क्यों लैक्टेज माल्टेज पे एक्ट नहीं करेगा, दैट मीन्स दे आर स्पेसिफिक। एक ताले की अपनी चाबी, उसी तरीके से एक सबस्ट्रेट का अपना एंजाइम, तभी वो फिट होंगे फंक्शन ग्रुप्स, और तभी रिएक्शन में प्रोडक्ट बनेंगे। अगर वो फिट ही नहीं हुए तो वो प्रोडक्ट भी नहीं बनेंगे। क्लियर और नॉट क्लियर? ये दो स्टेप्स तुम्हें लिखने हैं साथ में, बाइंडिंग ऑफ एंजाइम टू फॉर्म एन इनएक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स, और दूसरा डिकम्पोजिशन ऑफ कॉम्प्लेक्स टू फॉर्म प्रोडक्ट्स, ठीक है। देन आवर न्यू नेक्स्ट टॉपिक इज कोलॉइड्स, ठीक है। तो तुम्हें मैं 5 मिनट दे रहा हूं, ये 3 क्वेश्चन रीड करो, ठीक है। रीड दीज क्वेश्चंस और देखते हैं कि कुछ समझ आता है कि नहीं। और ये पॉइंट्स यहां तक, क्वेश्चन नंबर 31 तक तुम एक बार रीड करो, ठीक है।
हाँ, एक एंजाइम का एक ही सबस्ट्रेट होता है। स्क्रीन विजिबल है या नहीं है? रुको मैं एक बार दोबारा। नाउ इज इट विजिबल? चलो करो, रीड करो। नहीं हो सकते। एक ताले की जैसे एक चाबी होती है, एक चाबी का भी एक ताला ही होगा। उसके एंजाइम तब अलग हो सकते हैं अगर तुम्हें प्रोडक्ट अलग अलग बनाने हो। जैसे प्रोडक्ट क्या बनाने उस पर डिपेंड करता है। अगर प्रोडक्ट भी सेम चाहिए तो वो सबस्ट्रेट का एक ही एंजाइम होगा जो उस सबस्ट्रेट को वो प्रोडक्ट बनाता है। अगर उस सबस्ट्रेट से कोई और प्रोडक्ट चाहिए तो कोई और एंजाइम हो सकता है। प्लीज रीड 31 क्वेश्चन तक रीड करो। ओके, ठीक है, तो तुमने रीड कर लिया होगा। लेट अस अंडरस्टैंड व्हाट आर कोलॉइड्स। ठीक है, हमने सोल्यूशन एक चैप्टर पढ़ा। सोल्यूशन चैप्टर में वी स्टडीड कि सोल्यूशन इज अ मिक्सचर। सोल्यूशन एक मिक्सचर होता है और इस मिक्सचर में सोल्यूट के पार्टिकल्स सॉल्वेंट में डिस्पर्स्ड होते हैं, राइट? ठीक है, तो सच अ सब्सटेंस वाज नोन एज अ सोल्यूशन। ठीक है, फिर एक और सब्सटेंस होता है, तुमने देखा होगा। अगर तुम सपोज मिट्टी लो, सैंड लो और उसको पानी में मिक्स कर दो, तो सैंड को पानी में मिक्स करने से क्या होगा? विल इट फॉर्म अ सोल्यूशन? नो, इट विल फॉर्म सस्पेंशन। सस्पेंशन कुछ दवाइयों की तरह भी होता है, जो दवाइयाँ तुम बचपन में पीते थे, जिसमें जो दवाई बैठ जाती थी नीचे, नीचे सॉलिड होता था, ऊपर लिक्विड होता था, फिर उसको मिक्स करते थे एंड वो दवाई तुम्हें दी जाती थी, है ना? तो वो सस्पेंशन में क्या होता है कि थोड़ी देर तक सब्सटेंसेस रिमेन इन दी सोल्यूशन बट लेटर ऑन दे स्टार्ट टू सेटल डाउन। बाद में वो सेटल हो जाते हैं। सस्पेंशन में अगर तुम सैंड को पानी में मिक्स करोगे तो सैंड थोड़ी देर तक पानी में रहेगी, बट आफ्टर फ्यू मिनट्स इट विल सेटल डाउन। तो ये दोनों चीजें समझ आई, व्हाट इज अ सोल्यूशन एंड व्हाट इज अ सस्पेंशन। सोल्यूशन में वी सी द सोल्यूट डज नॉट सेटल। क्या सोल्यूट कभी सेटल होता है? नो, इट इज लाइक वन प्लस, नेवर सेटल। ठीक है, तो मुझे बताओ, बट अब वो फोन हमें खरीदने नहीं है तो हम उसकी टैगलाइन भी नहीं रखेंगे। द थिंग इज कि सोल्यूशन डज नॉट सेटल और सस्पेंशन सेटल्स। क्लियर? यस और नो? ठीक है, अब बात आती है तीसरी चीज जो इन दोनों के बीच में लाई करती है, जिसके बारे में हमने आज तक नहीं पढ़ा, पर वो हमारे आसपास बहुत जगह प्रेजेंट है। कहाँ कहाँ है तुम देखोगे, अभी ये चैप्टर में पढ़ोगे तो तुम्हें पता चलेगा। दिस इज अनदर अनदर मिक्सचर।
ये एक और मिक्सचर है, सोल्यूशन और सस्पेंशन की तरह एक मिक्सचर है, एंड दिस मिक्सचर इज कॉल्ड कोलॉइड, जो हम पढ़ने वाले हैं। कोलॉइड में जो पार्टिकल साइज होता है, देखो अगर हम इन तीनों को पार्टिकल साइज के बेसिस पर डिफरेंशिएट करें, सोल्यूशन, सस्पेंशन और कोलॉइड को, तो ऑन द बेसिस ऑफ पार्टिकल साइज, सोल्यूशन के जो सोल्यूट पार्टिकल्स है उनका साइज लेस देन 1 नैनोमीटर होता है, 1 नैनोमीटर से कम। कोलॉइड का पार्टिकल साइज होता है 1 नैनोमीटर टू 1000 नैनोमीटर, और सस्पेंशन का पार्टिकल साइज होता है ग्रेटर देन 1000 नैनोमीटर। तो मतलब सल्यूट जो होता है सोल्यूशन में, वो छोटे पार्टिकल साइज का होता है सबसे, उससे थोड़ा बड़ा होता है कोलॉइड, और सबसे बड़ा होता है सस्पेंशन। तो अब बात आती है कि इन तीनों में क्या क्या प्रॉपर्टी और डिफरेंट करते हैं। तो टाइप्स ऑफ मिक्सचर की बात करें तो हाउ इज द टाइप ऑफ दिस मिक्सचर? तो सोल्यूशन होमोजेनस होता है या हेट्रोजेनस? टेल मी। मिक्सचर्स दो तरह के होते हैं ना, होमोजेनस एंड हेट्रोजेनस। तो सोल्यूशन क्या है, होमोजेनस, हेट्रोजेनस? करेक्ट, सोल्यूशन इज होमोजेनस। अच्छा, सस्पेंशन मुझे बताओ, होमोजेनस और हेट्रोजेनस? करेक्ट, हेट्रोजेनस। अब तुम मुझे बताओ, तुम्हें क्या लगता है कोलॉइड होमोजेनस या हेट्रोजेनस? कोलॉइड की बात करो। तो कोलॉइड इज करेक्ट, वेरी गुड। करेक्ट, हर्षिता आहूजा, बिल्कुल सही, अच्छा जवाब दिया कि इट अपीयर्स एज होमोजेनस बट इट इज हेट्रोजेनस। तो ये होता है हेट्रोजेनस, ठीक है। तो लगता होमोजेनस है पर है हेट्रोजेनस, ठीक है। अच्छा, और इन तीनों में बात यह है कि हेट्रोजेनस मतलब वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं है। अब अगर हम बात करें, डज इट सेटल डाउन करता है, येस और नो? तो सोल्यूशन, नो, सोल्यूशन डज नॉट सेटल, ठीक है। सस्पेंशन, यस, सेटल्स डाउन। व्हाट अबाउट कोलॉइड? यस, सेटल्स, नो, डज नॉट सेटल। नो, इट डज नॉट सेटल, ठीक है। ये कोगुलेट करते हैं बस सेटल नहीं होते। तो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन सोल्यूशन, कोलॉइड एंड सस्पेंशन, ठीक है। इट डज नॉट सेटल, ये बात क्लियर है। अब अगर तुम स्टरिंग भी स्टॉप कर दो तब भी वो सेटल नहीं होगा। उसको सेटल करने का रीजन होता है कि वो अपनी स्टेबिलिटी लूज कर जाए, तब जाके वो सेटल करता है। बट वैसे अगर कोलॉइड्स की बात करें तो कोलॉइड्स आर सेटल। तो तुम्हारे दिमाग में आ सकता है कि एक एग्जाम्पल बताओ, तभी हमें समझ आएगा। तो हम एग्जाम्पल समझते हैं। कोलॉइड का एक एग्जाम्पल है, सबसे अच्छा एग्जाम्पल है मिल्क। मिल्क इज ए कोलॉइड, ठीक है। तो मिल्क को दिमाग में रखते हुए सोचो, मिल्क डज नॉट सेटल, ठीक है। बट अगर तुम उसे बहुत ज्यादा हीट कर दो, उसमें नींबू डाल दो, तो वो फट जाता है, जैसे हम बोलते हैं दूध फट गया। तो वो, उसे कहते हैं कोगुलेशन। दिस इज नॉट सेटलिंग डाउन, दिस इज प्रेसिपिटेशन और कोगुलेशन, जो हम बाद में डील करेंगे, ठीक है। तो इसी चीज को दिमाग में रखते हुए, फर्स्ट थिंग, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन सोल्यूशन एंड ए कोलॉइड? सोल्यूशन एंड कोलॉइड में मेजर डिफरेंस इज द डिफरेंस इन देयर पार्टिकल साइज, ठीक है।
और अब बात आ रही है कि कोलॉइड में जो पार्टिकल होता है इट कैन ऑल्सो बी अ सिंगल बड़ा मॉलिक्यूल, मैक्रो मॉलिक्यूल मतलब एक ही बड़ा, ऐसा हो सकता है एक ही मॉलिक्यूल बहुत बड़ा हो, तो एक ही बड़ा मॉलिक्यूल कहलाता है मैक्रो मॉलिक्यूल। या वो कह रहे हैं ऐसा हो सकता है कि जो कोलॉइड का पार्टिकल है एक पार्टिकल वो बहुत सारे मिलाकर एक बनाया हो, तो मिक्स होके ऐड होके बहुत छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स मिलकर एक बड़ा मॉलिक्यूल बनाया हो। इसका अच्छा एग्जांपल है एग्रीगेट का लाइक अ कोलॉइड, कोलॉइड में मिसेल जो सोप होता है, ठीक है, सोप में हमें पता है हाइड्रोफोबिक टेल अंदर की साइड और हाइड्रोफिलिक हेड बाहर की साइड, तो ऐसा सा एक पार्टिकल बनता है और इसको क्या बोलते हैं मिसेल। तो ये जो मिसेल होता है दिस मिसेल इज एसोसिएटेड टाइप ऑफ कोलॉइड। तो ये जो सोप का एक मिसेल मॉलिक्यूल होता है ये एक पार्टिकल है या बहुत सारे मिलकर कोलॉइडल रेंज में आए हैं, ये बहुत सारे मिलकर आए हैं, तो इसीलिए एक ऐसा कोलॉइड है एसोसिएटेड। ठीक है, अच्छा ये वाला क्वेश्चन समझ आ गया। अब आते हैं व्हाट इज दी कोलॉइडल रेंज। कोलॉइडल रेंज इज 1 to 1000 नैनोमीटर, इसके बीच में जो भी पार्टिकल होते हैं वो कोलॉइडल रेंज का पार्ट होते हैं। व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ सरफेस एरिया ऑन कोलॉइड। एक्चुअली कोलॉइड का सरफेस एरिया बहुत सही है, इट इज नॉट टू लेस, इट इज नॉट टू लार्ज, या फिर हम ऐसे बोलेंगे इट इज इट हैज द हाईएस्ट इनॉर्मस सरफेस एरिया पर यूनिट वॉल्यूम। क्यों? क्योंकि अगर हम सोल्यूशन की बात करें, सोल्यूशन में जो पार्टिकल होता है वो बहुत छोटा होता है तो उसका सरफेस एरिया कम होता है, तो इसका सरफेस एरिया कम रहता है। ठीक है, अब कोलॉइड का सरफेस एरिया एनॉर्मस है, सबसे ज्यादा है, इन दोनों से ज्यादा सरफेस एरिया कोलॉइड का है, सस्पेंशन से भी और सोल्यूशन से भी। क्यों? क्योंकि इसका पार्टिकल साइज ऑप्टिमम है, बेस्ट है, जिसमें इसके मास के पर यूनिट इसका सरफेस एरिया सबसे बेटर रहता है। ठीक है, कोलॉइड ही है वो, कोलॉइड ही है, उसकी क्लास है, उसको हम आगे पढ़ने वाले हैं, तो एसोसिएटिव को बाद में पढ़ेंगे। तो इनकी इतनी लार्ज सरफेस एरिया होने की वजह से इनकी कुछ करेक्टर्स यूनिक हैं जो सिर्फ इन्हीं के अंदर पाए जाते हैं और सोल्यूशन और सस्पेंशन में नहीं पाए जाते। तो दिस इज एन इंट्रोडक्शन अबाउट कोलॉइड। और अब हम बात करते हैं कोलॉइड्स को कैसे क्लासिफाई कर सकते हैं। क्लासिफाई कर सकते हैं कोलॉइड को ऑन 3 बेसिस। फर्स्ट, स्टेट ऑफ dispersed phase and dispersion medium. What is dispersed phase and dispersion medium? अगर हम कोलॉइड की बात करें तो कोलॉइड में जो ज्यादा अमाउंट में है उसको हम बोलते हैं डिस्पर्जन मीडियम। तो ये हो गया डिस्पर्जन मीडियम, ये मीडियम है जिसमें डिस्पर्स है, और जो चीज डिस्पर्स्ड है उस डिस्पर्स चीज को बोलते हैं डिस्पर्स फेज। तो इट्स लाइक solute and solvent है ना, dispersed phase is solute and dispersion medium is like solvent। पर ये टर्म नहीं यूज करेंगे हम, solute solvent नहीं लिखेंगे, we will only write dispersed phase and dispersed phase and dispersion medium। ये वाली बात क्लियर है, yes और no? ठीक है, अब पहली क्लासिफिकेशन पे ध्यान देते हैं। वो कह रहे हैं फिजिकल स्टेट के बारे में जानते हैं, फिजिकल स्टेट के ऊपर ही क्लासिफाई करते हैं कि हमारा कोलॉइड कैसा है। तो देखो कोलॉइड में ऐसा हो सकता है कि हमारा डिस्पर्स फेज भी सॉलिड हो, डिस्पर्जन मीडियम भी सॉलिड हो। इसका एग्जांपल है जेमस्टोन्स या कलर्ड ग्लास। जो ग्लास और जेमस्टोन्स है
वो भी एक कोलॉइड है। क्यों? क्योंकि उसके अंदर जो जेमस्टोन के अंदर, जेमस्टोन तुमने देखे हैं ना, जो जिनकी रिंग्स वगैरह बनी होती हैं, ऐसे जेमस्टोन्स होते हैं। तो ये जो जेमस्टोन्स होते हैं, इनके अंदर हम ध्यान दें तो उसके अंदर छोटे 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 बहुत सारे अलग पार्टिकल्स दिखाई देंगे तुम्हें, और ये सारे पार्टिकल्स कोलॉइडल रेंज में होते हैं। तो एक्चुअली अंदर वाला पार्टिकल भी सॉलिड है और बाहर वाला मीडियम भी सॉलिड है। तो डिस्पर्स फेज भी सॉलिड और डिस्पर्जन मीडियम भी सॉलिड, इसीलिए जेमस्टोन्स आर आल्सो अ कोलॉइड। और ऐसे कोलॉइड को हम स्पेशल नेम देते हैं, एंड दीज आर नोन एज सॉलिड सॉल। ये वाली बात क्लियर है? जरूरी नहीं है कि जो कोलॉइड हो वो लिक्विड फेज में हो, they can also have solid phase, gas phase, etc. बस उनका पार्टिकल साइज 1 नैनोमीटर टू 1000 नैनोमीटर होना चाहिए, बस यही चीज हमारा क्लासिफिकेशन बनाती है। सॉल इज नॉट सोल्यूशन, सॉल इज अ टर्म विच इज यूज्ड फॉर कोलॉइड्स, शॉर्ट फॉर्म है फॉर कोलॉइड्स। तो सॉल इज नॉट सोल्यूशन, ठीक है। तो सॉलिड सॉल सबको क्लियर है? नहीं है क्लियर तो रिपीट बोल दो, अगर नहीं दिमाग में बैठ रहा तो। क्लियर और रिपीट। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट पे, सॉलिड इन लिक्विड। सॉलिड इन लिक्विड का एग्जांपल है पेंट्स। अच्छा तुम सोचो, हर चीज को दिमाग लगाओगे ना तो वो चीज याद भी हो जाती है। देखो, इतना याद करना किसी इंसान के लिए पॉसिबल नहीं है कि हम ये टेबल को एक दिन में लर्न कर लें, पर अगर तुम उसकी इमेज बना लो दिमाग में तो वो याद आसानी से हो जाते हैं। तुम मुझे बताओ, तुम अपने आसपास दीवार देखो, उस दीवार पे जो पेंट लगा हुआ है वो सॉलिड है या लिक्विड है, या गैस है या सेमी सॉलिड है? बताओ। दीवार पे जो पेंट है वो सॉलिड है, लिक्विड थोड़ी है। जो पेंट तुम्हारी दीवार पे अभी लगा हुआ है वो क्या है? सॉलिड स्टेट में है ना। पर जब वो आया था, जब वो डब्बे में आया था तो वो किसी लिक्विड में आया था। तो हम बोल सकते हैं जो तुम्हारी दीवार पे पेंट है वो है सॉलिड, पर वो आया किस में था? लिक्विड में आया था। तो ये कैसा एग्जाम्पल हो गया? डिस्पर्जन मीडियम लिक्विड, और जो उड़ गया, और डिस्पर्स्ड फेज क्या है? सॉलिड। तो पेंट इज एन एग्जांपल ऑफ सॉलिड सॉल। तो सॉरी, सॉल, सिंपली सॉल। जब सॉलिड इन लिक्विड टर्म होती है दैट इज सॉल। तो ये वाला याद हो गया एग्जांपल, यस और नो? दूसरा एग्जांपल है हमारा सेल फ्लूइड। अब ये सेल इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री वाला सेल नहीं है, ये बायो वाला सेल है। दैट मीन्स वो साइटोप्लाज्म के अंदर की बात कर रहे हैं। साइटोप्लाज्म के अंदर, सेल के साइटोप्लाज्म के अंदर हमें पता है सेल ऑर्गेनील्स होते हैं, और वो सेल ऑर्गेनील्स लाइक राइबोसोम्स वगैरह वो सारे कोलॉइडल रेंज में आते हैं, पर वो लिक्विड होता है अंदर से। तो वो सेल के अंदर जो लिक्विड है दैट इज ऑल्सो अ कोलॉइड, एंड दैट इज सेल फ्लूइड या साइटोप्लाज्म। तो ये दूसरा एग्जाम्पल भी हमारे दिमाग में आ गया। तीसरा एग्जाम्पल लेते हैं। तो तुमने देखा है एरोसोल, स्मोक, जो दिल्ली की स्मोक है, जो डस्ट है, वो डस्ट इट इज कोलॉइडल इन नेचर, इट इज नॉट सोल्यूशन। अगर वो सोल्यूशन होता तो वो तुम्हें दिखाई नहीं देता। देखो, दो चीजें समझो। एयर, एयर इज अ सोल्यूशन, एयर इज नॉट, एयर इज अ सोल्यूशन। पर अगर एयर में थोड़े बड़े पार्टिकल हो जैसे डस्ट या स्मोक, डस्ट और स्मोक जब एयर में मिक्स होते हैं तो इट बिकम्स कोलॉइडल। एयर इज सोल्यूशन एंड डस्ट और स्मोक इज कोलॉइडल। क्यों? क्योंकि डस्ट और स्मोक का पार्टिकल साइज बड़ा होता है, और एयर में जो गैसेस होती हैं दीज आर वेरी स्मॉल, N2O2। अब वो होमोजेनस होती है, 21% ऑक्सीजन हर जगह, 78% नाइट्रोजन, तो होमोजेनस है। तो एयर इज अ सोल्यूशन एंड डस्ट एंड स्मोक्स आर कोलॉइड। ये बात क्लियर है, यस और नो? अच्छा, ऐसे ही
हम अगर तुमने कभी बटर को जाकर लाइट में देखा हो रिफ्लेक्शन में, तुम आज देखना बटर उठाना, जो बटर आता है अमूल बटर एटसेट्रा, और उसको लाइट के अगेंस्ट देखना, तो उसके अंदर तुम्हें छोटी छोटी ड्रॉपलेट्स दिखेंगी बटर के अंदर, या चीज में भी दिख सकती हैं। तो एक्चुअल में बटर इज ऑल्सो कोलॉइड, और बटर के अंदर डिस्पर्जन मीडियम ऑयल होता है, और जो डिस्पर्स फेज होता है वो वाटर ड्रॉपलेट्स होती हैं, वाटर होता है उसके। तो बटर इज ऑल्सो कोलॉइड, और ऐसा कोलॉइड जेल में आता है, स्मोक एरोसोल में आता है। ठीक है, अब ये सारी आगे वाले एग्जांपल्स तुम लर्न कर लोगे, तुम्हें समझ आ गया कैसे करना है, कोई ना कोई इमेज बनाना दिमाग में और वो कर लेना। प्यूमिस स्टोन और फोम, जो जो फोम होता है, रबर फोम, जिससे हमारे क्या बने होते हैं, सोफा सोफा बना होता है ना फोम से, वो फोम। फोम कैसा लगता है, फोम के अंदर बहुत छोटे छोटे होल्स होते हैं, बहुत छोटे छोटे, और उन होल्स में क्या फिल हो जाता है, उनमें एयर फिल हो जाती है। तो एयर उसके अंदर फिल हो जाती है फोम में, तो दैट इज एन एग्जांपल ऑफ गैस इन अ सॉलिड। तो ऐसे को बोलते हैं सॉलिड सॉल्व। ठीक है, तो ये एग्जांपल्स का तुम्हारा होमवर्क है, ये टेबल बना के हर एक का एक एग्जाम्पल भी लर्न करना है, हर एक का, हर एक की टर्म और एक एग्जाम्पल। दिमाग में इमेज बनाओगे तभी लर्न होगा, नहीं तो नहीं होगा। ठीक है, वैसे अभी कोई एग्जाम में आने के चांसेस कम है, तो इसीलिए ये एंड में भी किया जा सकता है, पर अगर तुम अपने नोट्स बना लोगे तो बेटर रहेगा। ठीक है, दोनों सॉलिड सॉल है, तो दैट मीन्स अगर डिस्पर्शन मीडियम सॉलिड हो तो वो सॉलिड सॉल कहलाता है, अगर डिस्पर्शन मीडियम गैस हो तो वो एरोसॉल कहलाता है। तो ये तुम याद रख सकते हो, सॉलिड सॉल में डिस्पर्शन मीडियम सॉलिड होता है, और एरोसोल में डिस्पर्शन मीडियम गैस होता है। तो दैट इज वाई अब कंफ्यूज नहीं होगे, बाकी चीजें बस तुम्हें लिक्विड और गैस को याद रखना है कि डिस्पर्स फेज क्या है। ठीक है, फोम जो हमारी जो झाग होती है, झाग, फॉर एग्जाम्पल सोप से निकला हुआ जो झाग होती है, दैट इज गैस प्रेजेंट इन लिक्विड, तो वो फोम है, वो भी एक कोलॉइड है। ठीक है, नेक्स्ट, अब कुछ और टर्म्स आती हैं, उस पर टाइम वेस्ट ना करते हुए, वो टेबल तो तुम बनाओगे, होमवर्क में चेक करूंगा। नेक्स्ट इज एक्वासोल एंड हाइड्रोसोल। व्हाट इज मेन बाय एक्वासोल एंड हाइड्रोसोल? ये सोल नहीं होना चाहिए था, ये कोई पानी की आत्मा नहीं है, दिस शुड बी सॉल। ठीक है, एक्वासोल, एक्वासोल मीन्स व्हेन डिस्पर्जन मीडियम पानी हो, वाटर हो, देन दैट इज एक्वासोल, और एक्वासोल को हाइड्रोसोल भी बोलते हैं। ठीक है, तो और दूसरी चीज, डिस्पर्जन मीडियम अगर अल्कोहल हो तो उसे एल्कोसॉल बोलते हैं। ठीक है, यानी कि अगर डिस्पोजन मीडियम वाटर है तो एक्वासॉल उस टर्म को बोला जाता है, और अगर अल्कोहल हो, जैसे सॉल्वेंट के हिसाब से समझ लोगे तो इजी रहेगा। तो नेक्स्ट क्लासिफिकेशन इज बेस्ड अपॉन डिस्पर्स्ड फेज एंड डिस्पर्जन मीडियम। अच्छा, नेक्स्ट मीटिंग में चलते हैं, मैं लिंक भेजता हूँ। ठीक है।